अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग खैरियत से होगे। आज का हमारा टॉपिक जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स क्या हैं, इनका रोल क्या है कम्युनिटी के अंदर, और इनकी को एग्जिस्टेंस से लेके कम्युनिटी की एक्सेप्टेंस इन द फॉर्म ऑफ टॉलरेंस बाय द कम्युनिटी, उन्हें कैसे एक्सेप्ट करते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को, वो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। शॉर्ट फॉर्म में हम इन्हें GMOs भी कहते हैं। Organisms in which genetic material has been altered in a way that does not occur naturally by fertilization और नेचुरल रिकम्बिनेशन। जो नेचुरल फिनोमेनाज हैं, नेचुरल रिकम्बिनेशन के प्रोसेस होते हैं सेल डिवीजन के दौरान, जीन्स विद इन गैमीट्स अल्ट्रेशन आती है, नए कम्बिनेशन क्रिएट होते हैं, रिकम्बिनेट गैमीट्स बनते हैं। और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है जिसमें दो डिफरेंट टाइप के गैमीट्स मिलते हैं, तो कई दफ़ा कई करैक्टर कंबाइन होते हैं और ऑर्गेनिज्म के अंदर मॉडिफिकेशन आती है। ये नेचुरल फिनोमेना है। लेकिन ऑर्गेनिजम्स के जेनेटिक मटेरियल को इस तरह अल्टर करना जो नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करता, उसको हम उन ऑर्गेनिज्म को हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें जीन्स वगैरह के ट्रांसफ़र के मैकेनिज़्म इन्वॉल्व होते हैं। जीन ट्रांसफ़र किए जाते हैं अनरिलेटेड स्पीशीज़ के ऑर्गेनिजम्स के अंदर। अनरिलेटेड स्पीशीज़ जो हैं वो उस ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड नहीं होती। प्लांट्स के अंदर ऐसे जीन्स ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं, फॉर एग्जांपल जो किसी अनरिलेटेड प्लांट स्पीशी के हो सकते हैं, किसी माइक्रोब के हो सकते हैं, और इवन किसी एनिमल का कोई जीन हो सकता है, जो उसमें ऐड करने के बाद हम उसके अंदर कुछ नए फीचर्स को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो इस तरह का जीन्स के साथ जो टेम्परिंग है, जीन्स के साथ जो इसमें अल्ट्रेशन है, वो जीन ट्रांसफ़र करने के जो मैकेनिज़्म हैं, उनसे जो ऑर्गेनिज्म आते हैं, उनके जेनेटिक मेकअप में जो अल्ट्रेशंस आती हैं ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज़ या जीन ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म GMOs कहलाते हैं। सपोज ये एक एग्जांपल है, आर्टिक फिश की बात हो रही है। आर्टिक रीजन्स के बारे में आपको पता होगा कि फ्रीजिंग कोल्ड रीजन्स हैं, वहाँ के जो वाटर बॉडीज़ हैं वहाँ पे भी टेम्परेचर काफ़ी लो होता है। तो वहाँ एग्जिस्ट करने वाली फ़िश जो है उसमें उस लो टेम्परेचर के अगेंस्ट टॉलरेंस मौजूद होती है। उसके जेनेटिक मेकअप में ऐसी टॉलरेंस मौजूद होती है कि वो उस लो टेम्परेचर को टॉलरेट कर सके। अब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्रिएट करने का एक फिनोमेना ये है कि आपको वो जीन कहीं से फाइंड आउट करना है। सपोज हमारे पास एक कोल्ड रेजिस्टेंट जीन अवेलेबल है आर्टिक फिश में से, तो उसको आइसोलेट किया जाता है जो कोल्ड रेजिस्टेंट जीन है फ्रॉम आर्टिक फिश, और उनको अपनी ज़रूरत के लिए, जैसे टोमेटो प्लांट्स हैं, टोमेटो फ्रॉस्ट रेजिस्टेंट वैराइटीज़ नहीं हैं, कोल्ड टेम्परेचर पे ये सर्वाइव नहीं कर पाती, तो इनमें रेजिस्टेंस नहीं है कोल्ड टेम्परेचर को टॉलरेट करने की। सो जो जीन हम आइसोलेट करते हैं आर्टिक फिश से इन द फॉर्म ऑफ जिसमें स्पेसिफिकली वो कोल्ड टॉलरेंस का जीन है जो हमने उससे आइसोलेट किया, अगर हम उसे ट्रांसफ़र करेंगे टोमेटो प्लांट्स के अंदर और टोमेटो प्लांट की जीनोम का हिस्सा उसे बना दिया जाए, तो हम उन टोमेटो प्लांट्स के अंदर कोल्ड रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं। सो इस तरह की जो टोमेटो वैराइटीज़ होंगी वो कोल्ड रेजिस्टेंट वैराइटीज़ होंगी, लेकिन ये नॉर्मल और नेचुरल वैराइटीज़ नहीं है, बल्कि इनमें एक फॉरेन जीन मौजूद है। तो फॉरेन जीन की प्रेजेंस जो होगी वो हम उसे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म में लेंगे। तो इस केस में जैसे आपको यहाँ नज़र आ रहा है, आर्टिक फिश का जो जीन है वो इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है टोमेटो के अंदर, और उससे आने वाला जो टोमेटो का की एक वैरायटी है, वो वैरायटी जो होगी वो जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटी होगी, GMO वैरायटी होगी। इसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि GMO टेक्नोलॉजीज़ हैं क्या क्या, या किस टेक्नोलॉजी को GMO हम कहते हैं। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजिकल वेज यूज़ करके हम GMO जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्रिएट कर सकते हैं। जीन टेक्नोलॉजी भी इसे कहते हैं, इसे दूसरा नाम रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी भी दिया जाता है और जेनेटिक इंजीनियरिंग भी दिया जाता है। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की ये फॉर्म्स हैं जिन्हें डिफरेंट टर्मिनोलॉजी से यूज़ किया जाता है। जीन टेक्नोलॉजी जिसमें जीन ट्रांसफ़र है, या रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, जैसे आप एक प्रीवियस वीडियो में देख चुके हो कि रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी क्या होती है, जिसमें एक नया जीन इंट्रोड्यूस करवाया जाता है ऑर्गेनिजम्स के अंदर और वो रिकम्बिनेंट DNA बन जाता है। इस तरह जेनेटिक इंजीनियरिंग है के अंदर जिसमें जीन ट्रांसफ़र के मैकेनिज्म है, जीन क्लोनिंग करना,
जीन थेरापी और इस तरह के जो मैकेनिज़्म है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग के अम्ब्रेला के अंदर हम स्टडी करते हैं। इसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ है बेटा कि ये जीएमओ जो ऑर्गेनिज़म है, हमारे इस टॉपिक को डिस्कस करने का एक पर्पज़ ये है कि प्लांट साइंसेस में इसका क्या रोल है। प्लांट साइंसेस में से बहुत सारे प्लांट्स जो ह्यूमन से डायरेक्टली रिलेट हैं वो फूड क्रॉप्स हैं। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स में फूड क्रॉप्स जिसमें फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ग्रेन्स हैं, ये फूड क्रॉप्स के अंदर जेनेटिकल मॉडिफिकेशन का क्या रोल है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जीएम फूड्स क्या होते हैं। फूड प्रोड्यूस फ्रॉम ऑर्गेनिज्म दैट आर ऑफन रेफर्ड एज जीएम फूड्स। फूड की ऐसी टाइप जो हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हुए उन्हें ग्रो करके हम लेते हैं, या अगर एनिमल्स हैं तो उनसे आने वाला फूड मिल्क की फॉर्म में हो सकता है या उनके मीट की फॉर्म में जो होगा, अगर वो ऑर्गेनिज्म जेनेटिकली मॉडिफाइड है तो वो फूड जीएम फूड कहलाएगा। इसकी एग्जांपल आपको नज़र आ रही होगी कि डिफरेंट हमारे पास ऐसी क्रॉप्स मौजूद है जिनका हम जेनेटिक मेकअप चेंज करते हैं और उनमें फॉरेन डीएनए का कुछ पोर्शन या सिंगल जीन और मल्टीपल जीन ऐड करके उसके अंदर कुछ करेक्टर्स को हम इन्हेंस करते हैं। उस इन्हेंस करेक्टर की वजह से उसकी क्रॉप की प्रोडक्शन, उसका जो एक विद स्टैंड है अगेंस्ट डिजीज़, ये चीज़ें जो हैं उसके अंदर रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाती है। तो इन चीज़ों को इम्प्रूव करने के साथ साथ हम उसमें एक फॉरेन जीन ऐड कर रहे हैं, वो हमारी फूड का हिस्सा बनता है। तो उन जिन क्रॉप्स के अंदर ये जीन्स ऐड हुए होते हैं उनको जब हम कंज्यूम करते हैं एज अ फूड क्रॉप्स तो वो जीएम फूड्स की कैटेगरी में आते हैं, मार्केट किए जाते हैं। इस फूड्स की एग्जांपल हैं कैसे कैसे ये फूड्स क्रिएट किए जाते हैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक एग्जांपल है मोस्टली जो एक जीनस अवेलेबल है इंजीनियरिंग के लिए, इंसेक्ट रेजिस्टेंस क्रिएट की जाती है मल्टीपल क्रॉप स्पीशीज़ के अंदर। उसमें इंसेक्ट रेजिस्टेंस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें बैक्टीरियल स्टेन मौजूद है वो बैसिलस thuringiensis है, बीटी जिसे कहते हैं, उसके शॉर्ट फॉर्म बीटी के तौर पे लिया जाता है क्योंकि इसका एक स्पेसिफिक टाइप का जीन है बैसिलस का जो इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, क्योंकि उसका जो जीन है वो कोडेड होता है डेल्टा एंडोटॉक्सिन से। वो पर्टिकुलर टाइप की प्रोटीन प्रोड्यूस करता है जिसे इंसेक्ट्स जब प्लांट के किसी भी पार्ट को जब ईट करते हैं तो उनकी बॉडी में जाते ही वो प्रोटीन एज अ डेल्टा टॉक्सिन के तौर पे, एंडोटॉक्सिन के तौर पे वर्क करती है और उससे उस इंसेक्ट की डेथ काज होती है। तो ये एक नेचुरल वे है कंट्रोल करने का इंसेक्ट स्पीशीज़ को, बजाय कि क्रॉप्स के ऊपर बहुत ज़्यादा स्प्रे किए जाएँ, आर्टिफिशियल स्प्रे, जो कि जिन क्रॉप्स को एज अ फूड क्रॉप यूज़ करना है और उन्हें आपने कंज्यूम करना है तो वो इंसेक्टिसाइड्स जो हैं, वो स्प्रे जो हैं, केमिकल्स, वो आपकी फूड चेन का हिस्सा बने। उनसे बचने के लिए एक बायोलॉजिकल मीन है इस जीन का इंट्रोडक्शन जो है, और ये जीन जो है बैसिलस thuringiensis का जो एक जीन है ये डिफरेंट क्रॉप्स के अंदर इसे यूज़ किया जा रहा है। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा स्पेसिफिक टाइप का ये बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है ये। इसका एक पर्टिकुलर जीन है जो वो टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, उसको आइसोलेट किया जाता है, सेपरेट किया जाता है उस जीन को। मैं इस पिक्चर को फिर रिपीट कर रहा हूँ, फिश वाले केस में भी ये पिक्चर मैंने जीन सेपरेट करने वाली सिंबॉलिक है कि जीन सेपरेट किया जा रहा है, तो इसको कंफ्यूज नहीं करना आपने। फिर वापस आते टॉपिक की तरफ कि बैसिलस thuringiensis जो है उसका जीन जो है पर्टिकुलर टाइप का जो डेल्टा एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, उसको आइसोलेट करवा के हम उससे टोबैको में यूज़ किया जा रहा है कमर्शियली। टोबैको की बीटी जो वैरायटी उसमें यूज़ किया जा रहा है। उसके अलावा पोटैटोज़ के अंदर इंसेक्ट रेजिस्टेंस के अगेंस्ट यूज़ किया जा रहा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अमेरिका में बहुत ज़्यादा जो है कॉर्न एज अ स्टेपल फूड कंज्यूम की जाती है, तो कॉर्न की बहुत सारी वैरायटी बीटी कॉर्न के नाम से अवेलेबल है। और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फेमस जो है, अगर ये बैसिलस thuringiensis का जो है जीन है वो अवेलेबल है अगर हमारे पास मार्केट में प्लांट्स के अंदर, तो वो कॉटन के सीड्स में है। बीटी कॉटन के नाम से बहुत सारी वैरायटीज़ ऐसी मार्केट की जाती हैं जो इंसेक्ट रेजिस्टेंट हैं, उनके ऊपर स्प्रे का खर्चा कम होता है, ना होने के बराबर होता है। बहुत सारे इंसेक्ट ऑटोमेटिकली किल हो जाते हैं, दो के उसमें काफ़ी ज़्यादा मार्केट में एडल्ट्रेशन है, सीड उस क्वालिटी का ओरिजिनल सीड नहीं मिल पाता फार्मर्स को, जिसकी वजह से थोड़े बहुत प्रॉब्लम ज़रूर हैं फार्मर्स के लिए। लेकिन अगर ओरिजिनल बीटी जीन कंटेनिंग का सीड ग्रो किए जाए तो इंसेक्ट्स का अटैक कम होता है। एक और एग्जांपल फूड क्रॉप्स में
हमारे पास है GM पाइन एप्पल, दैट इज पिंक इन कलर। नॉर्मली पाइन एप्पल ऑफ वाइट या से पेल येलो कलर की पल्प होती है। पाइनएप्पल आप लोगों ने खाया होगा, केक्स के ऊपर भी अक्सर डेकोरेट किया जाता है, सैलड्स के अंदर। तो आपने मार्केट में भी देखे होंगे पाइनएप्पल्स। जो नेचुरल उसका कलर है वो लाइट है, पेल कलर है, लाइट येलो या पेल कलर है। लेकिन उसके एक GM पाइनएप्पल मॉडिफाइड जो उसकी टाइप है, उसके अंदर पिंक कलर जो है वो प्रोड्यूस किया गया। उसकी पल्प जो है, यानी कि उसका जो गूदा होता है जिसे खाया जाता है, एडेबल पोर्शन जो होता है वो पिंक होता है। तो ये पिंक कलर जो है ओवर एक्सप्रेशन है जीन का। जीन्स डिराइव किए जाते हैं, टेंजरीन सिट्रस की एक वैरायटी है जिससे ये डिराइव किए जाते हैं। तो ये जीन्स के जो नेचुरल कुछ एक्सप्रेशन उनको सप्रेस करने के साथ साथ ये उसके अंदर लाइकोपीन्स की प्रोडक्शन बढ़ा देता है। लाइकोपीन्स टोमेटो के अंदर मेन कंपोनेंट है जो उसको रेड कलर प्रोवाइड करता है। तो उसकी कुछ क्वांटिटी जब इसमें प्रोड्यूस होती है लाइकोपीन्स की पाइन एप्पल के अंदर, तो पाइन एप्पल के पल्प का कलर चेंज होना शुरू हो जाता है, वो पिंकिश कलर शो करना शुरू कर देता है। तो इसके लिए एग्जाम्पल ये होगी, टेंजेंस जो हैं उनके अंदर से जीन जो है स्पेसिफिक टाइप के जीन्स वो आइसोलेट किए जाते हैं और वो उन जीन्स का इंट्रोडक्शन करवा दिया जाता है पाइन एप्पल में। तो उसकी आउटकम जो आती है ये आपको नजर आ रहा होगा, पिंक कलर का पल्प जिसका है पाइन एप्पल का। ये ड्यू टू द लाइकोपीन प्रोडक्शन है, इसके अंदर लाइकोपीन्स की प्रोडक्शन आ जाती है। तो ये पिंक जो पाइन एप्पल्स हैं ये मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म में आ जाते हैं, मॉडिफाइड फूड के अंदर ये आ जाते हैं। ये इनकी एक्सेप्टेंस मार्केट में और यूज़र के हिसाब से डिफरेंट एज कम्पेयर टू द कन्वेंशनल जो पेल कलर का है उससे। और इम्पोर्टेंट जो आज हमें एक चीज़ डिस्कस करनी है वो को एग्जिस्टेंस है। टॉलरेंस विद GMOs, टॉलरेंस मतलब यहाँ ये हम आज डिस्कस करेंगे को एग्जिस्टेंस के वो किस तरह पीसफुली कम्युनिटी के लिए अपनी एग्जिस्टेंस को शो करता है, कम्युनिटी उसे कैसे एक्सेप्ट करती हैं। वाइल टॉलरेंस इसमें आ जाएगा कि GMO फूड जो हैं उसके अगेंस्ट पीपल्स का बिहेवियर कैसा है, वो उसे कैसे एक्सेप्टेंस देते हैं और उसे कैसे अपनी कम्युनिटी में उन जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की प्रोडक्शन को अलाउ करते हैं। तो ये हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले को एग्जिस्टेंस की डेफिनेशन, जैसे भी मैं पहले डिस्कस कर रहा था, को एग्जिस्टेंस कम्युनिटी में उसकी जो एक सूटेबिलिटी है कि लोग उसे एक्सेप्ट करेंगे येस और नो, इससे रिलेट करती है। लेकिन डेफिनेशन उसकी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो देखते हैं, कोएग्जिस्टेंस रेफर्स टू द चॉइस ऑफ कंज्यूमर्स एंड फार्मर्स। दो इंपॉर्टेंट इसमें कंपोनेंट हैं, कंज्यूमर्स और फार्मर्स। कंज्यूमर्स ने इसको एक्सेप्ट करना है खाने के लिए या नहीं करना, वो इसे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। और फार्मर्स जो मेन स्टेक होल्डर्स होते हैं क्रॉप प्रोडक्शन में, जो क्रॉप प्रोड्यूस करने में, कि वो उसको ग्रो करने के लिए राज़ी होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि को एग्जिस्टेंस पहली तो ये चॉइस पे आ जाती है। कंज्यूमर और फार्मर उसे कन्वेंशनल के कंपैरिजन में कन्वेंशनल ऑर्गेनिक और GMO क्रॉप्स की प्रोडक्शन में से किसको चूज़ करते हैं। सो को एग्जिस्टेंस रेफर्स टू द चॉइस ऑफ कंज्यूमर्स एंड फार्मर्स बिटवीन कन्वेंशनल, ऑर्गेनिक एंड GM क्रॉप प्रोडक्शन। अब वो किस टाइप की क्रॉप प्रोडक्शन में है। कन्वेंशनल वो जो तरीका रिवायती तरीके जो अपना रहे हैं, ऑर्गेनिक जिसमें वो फर्टिलाइजर्स का कम इस्तेमाल करते हैं, पेस्टिसाइड्स ना होने के बराबर इस्तेमाल करते हैं। जबकि कन्वेंशनल में जो रिकमेंडेड डोजेज हैं पेस्टिसाइड्स की, फर्टिलाइजर्स की, वो सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं। और थर्ड वन GMO, जिसका जीनोम ही मॉडिफाइड है, ऐसे सीड, ऐसी क्रॉप्स, उनकी प्रोडक्शन। अब इसके लिए कंज्यूमर्स की डिमांड पे डिपेंड करता है और फार्मर्स की ग्रो करने की चॉइस पे डिपेंड करता है। साथ ही ये फार्मर्स की जो चॉइस है, कंज्यूमर्स की जो चॉइस है, इसका इन कंप्लाइंस विद द लीगल ऑब्लिगेशन, जो ज़रूरी उसके लीगल ऑब्लिगेशन हैं लेबलिंग के लिए। फॉर लेबलिंग मतलब कि जब क्रॉप मार्केट में आनी है तो उसके ऊपर ये टैग होना चाहिए कि GM क्रॉप है, ये ऑर्गेनिक क्रॉप है, ये कन्वेंशनल क्रॉप है। तो उसके जो लीगल वेज हैं उसके ऊपर लाजमी उनके टैग का मौजूद होना, लेबलिंग का मौजूद होना, जो उस कम्युनिटी ने डिफ़ाइन किए होते हैं, डिफ़ाइंड बाय द कम्युनिटी लेजिस्लेशन, जो उस कम्युनिटी के कवानीन होते हैं, उनके रूल से जो डिफ़ाइन हुए होते हैं, उसके अकॉर्डिंग से इसकी सूटेबिलिटी बनती है किसी कम्युनिटी के अंदर उसकी को एक्सेल करने की, कि लोग उसे ग्रो करेंगे, लोग उसे कंज्यूम करेंगे या नहीं।
तो GMOs का जैसे आपको यहाँ पिक्चर नज़र आ रही है कि को एग्जिस्टेंस तभी आएगी कि वो उस कम्युनिटी में ऑर्गेनिक कन्वेंशनल के मुकाबले में GM क्रॉप्स से फूड प्रोड्यूस होगा और लोग उसे कंज्यूम करेंगे या नहीं करेंगे। तो उसके लिए कुछ लीगल जो उसमें लिमिटेशंस हैं, कि लीगल मतलब कानूनी जो उसमें दो पेच इस्तेमाल करने होते हैं कंपनीज को जो GMO सीड्स प्रोवाइड कर रही हैं, या अगर ऐसे फार्मर जो GMO फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको उसकी फूड के ऊपर लेबल देना होगा कि ये फूड GMO फूड है और इसको GM फूड के तौर पे ही आपने कंज्यूम करना, अगर आपने रिस्क पे से कंज्यूम करना चाहते हैं, अगर उसके कोई रिस्क हैं तो को एग्जिस्टेंस उस कम्युनिटी में उनकी प्रेजेंस को शो करेगा। अब को एग्जिस्टेंस जो है दूसरी क्रॉप्स के साथ जब इसने ग्रो होना है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स से आने वाले फूड ने या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो हैं प्लांट स्पेशली, तो जब ये ग्रो करेंगे तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट मेजर्स इंश्योर करने पड़ते हैं। उनको ग्रो कैसे करवाना है, अगर एक साइड जैसे कुछ फार्मर्स अगर GMO को ग्रो कर रहे हैं, कुछ ऑर्गेनिक को ग्रो कर रहे हैं या उसके पास चॉइस है, तो वो क्या करेगा। तो इसके मेजर्स में सबसे पहले आना है कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस जो हैं वो जो रिकमेंडेड होंगी GMO के लिए उनको फॉलो करना है। ऑर्गेनिक और कन्वेंशनल की जो है उनको उनके हिसाब से अकॉर्डिंगली फॉलो करना होगा। स्ट्रिक्टली जो इसकी कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस हैं GMO की स्पेशली, उनको मॉनिटर किया जाता है। हार्वेस्टिंग करनी है तो बड़ी एहतियात के साथ जो GMO क्रॉप्स को हार्वेस्ट किया जा रहा है उससे आने वाली हार्वेस्ट को सेपरेट रखा जाना है। ऑर्गेनिक की जो हार्वेस्ट है या कन्वेंशनल की हार्वेस्ट है उनको सेपरेट रखना है, ताकि कहीं पे किसी लेवल पे कोई ऑर्गेनिक के साथ जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड जो है वो मिक्स ना हो सके। तो हार्वेस्टिंग में भी केयरफुली आपने मेजर्स ये अडॉप्ट किए जाते हैं कि उनको ग्रो ऐसी जगह पे करना, कल्टीवेट उस प्लेस पे करना है। थोड़ा इसमें एक सिंपल वर्ड में ये कह सकते हैं कि आइसोलेशन जो दूसरे सिस्टम है कन्वेंशनल जो रिवायती तरीका है खेती बाड़ी का, या ऑर्गेनिक वे जो एक आता है जिसमें हम ऑर्गेनिक खादें डालते हैं सिर्फ, उनके से इसको आइसोलेट करके ग्रो किया जाता है, उनके साथ इसे मिक्स करके नहीं कल्टीवेट किया जाता। सो जब हार्वेस्टिंग करते हैं तो इसकी जो प्रोड्यूस आती है, जो इसका के ग्रेन्स आ रहे हैं या जो फ्रूट्स इससे आ रहे हैं, उनको सेपरेटली हार्वेस्ट किया जाता है, कभी मिक्स नहीं किया जाता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट आता है ट्रांसपोर्ट। जब ट्रांसपोर्ट करना है तो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड को सेपरेट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को यूज़ करते हुए आप उसे ट्रांसपोर्ट करोगे, कभी उसे मिक्स करके किसी और कमोडिटी के साथ आप ट्रांसपोर्ट नहीं करोगे। स्टोरेज के लिए भी GMO फूड्स की स्टोरेज की सेपरेट प्लेसेस रखी जाती हैं, उनको कभी जो नॉर्मल जो कन्वेंशनल सीड्स हैं उनके साथ मिक्स नहीं करना, अदरवाइज जेनेटिक कंटेमिनेशन आ जाती है, वैरायटीज़ के अंदर कंटेमिनेशन आती हैं जो कि स्पीशीज़ के सर्वाइवल के लिए अच्छी नहीं होती हैं। अगर वो जीन किसी टाइम पे कुछ प्रॉब्लम करे उस ऑर्गेनिज्म के अंदर तो पूरी क्रॉप के ऊपर इम्पैक्ट उसका आता है, वो पूरी क्रॉप डिजीज़ की वजह से इम्पैक्ट को सफ़र करती हैं। उसके बाद प्रोसेसिंग, अगर GMO फूड्स से आने वाली क्रॉप है, जैसे टोमेटो है, टोमेटो को हार्वेस्ट कर लिया गया, उसकी कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस डिफरेंट रखी गई, उसको हार्वेस्ट सेपरेट किया गया, ट्रांसपोर्ट सेपरेट किया गया, उसको स्टोर किया तो सेपरेट किया है। अब उसकी प्रोसेसिंग करनी है, उसको केचप में कन्वर्ट करना है टोमेटो को, तो उस GMO जो टोमेटो केचप होगी उसके ऊपर लेबल किया जाए, उसे सेपरेटली बाकी टोमेटो से प्रोसेस किया जाए, ताकि लोगों को, कंज्यूमर्स को पता हो कि ये जो प्रोडक्ट आई है ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की प्रोडक्ट है। तो ये मेजर्स अडॉप्ट करने होते हैं, फ्रॉम कल्टीवेशन से लेके प्रोसेसिंग तक आपने केयरफुल रहना है। किसी पॉइंट पे कुछ भी जो है आपसे मिस हैंडलिंग नहीं होनी चाहिए। किसी तरह की मिक्सिंग जेनेटिक मेकअप क्रॉप्स के सीड्स के अंदर या उसके हार्वेस्ट के अंदर हो जाती है तो वो एक अच्छा साइन नहीं होगा। वो जो लोकल लेजिस्लेशन उनके अगेंस्ट फिर फार्मर्स को फेस करने पड़ेंगे, डिफरेंट टाइप की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की तरफ से फाइन और डिफरेंट टाइप की सजाएं जो होती हैं, वो पनिशमेंट जो वो उसे करनी पड़ेंगी फेस। तो कानून को की खिलाफ वर्जी नहीं करनी। इससे GMO फूड्स, GMO क्रॉप्स लगाने के कुछ कवानीन है पाकिस्तान के अंदर भी हैं, तो उन्हें फॉलो आपको हर हाल में करना पड़ेगा। उसके बाद आ जाता है सेफ्टी असेसमेंट ऑफ GM फूड्स। अब जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स हैं उनके अंदर सेफ्टी असेसमेंट क्या होगी, उनका सेफ होना जो है वो उसमें कौन कौन से पॉइंट ज़रूरी हैं। तो पहले उसमें आ जाता है डायरेक्ट हेल्थ
हेल्थ इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं। टॉक्सिसिटी, कोई जीन किसी ऑर्गेनिज्म से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जैसे हम वीटी की एग्जांपल ले रहे थे, बैसिलस थोरेंजेंसिस जो है, उसमें हम एक बैक्टीरिया से जीन ले रहे हैं। वो जीन हो सकता है और फूड क्रॉप के अंदर आने के बाद क्रॉप को तो नुकसान ना पहुंचाए, लेकिन जब उस क्रॉप से आने वाली हार्वेस्ट को ह्यूमन कंज्यूम करते हैं तो उनके लिए वो टॉक्सिक हो। हमने तो उसे मॉडिफाई कर लिया उस ऑर्गेनिज्म को, उससे बनने वाली जो टॉक्सिन है उससे हमने इंसेक्ट्स किल कर लिए, जैसे बीटी का एक जीन है, लेकिन क्या वो बीटी से बनने वाली प्रोटीन हमारे लिए तो टॉक्सिक नहीं हो जाएगी। ये चीज़ें माइंड में होनी चाहिए कि उसके अंदर कोई टॉक्सिसिटी फॉर ह्यूमन कंजम्पशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप उसे जेनेटिकल मॉडिफाइड फूड के तौर पे कंज्यूम करना चाहते हो, तो ये टॉक्सिसिटी जो है उसमें नहीं होनी चाहिए। सेकंड इसमें आ जाता है कि वो जो प्रोटीन्स उस जीन की वजह से प्रोड्यूस हो रही हैं, उनके अंदर कोई ऐसा पोटेंशियल एलर्जिक रिएक्शन तो वो ऑर्गेनिज्म के अंदर जिसने कंज्यूम करना है, कंज्यूमर, जिसमें ह्यूमन होंगे, जिसमें एनिमल्स होंगे, जैसे फॉडर क्रॉप्स हैं तो उससे आपके एनिमल्स खाते हैं, चारा जात जो हैं, तो ऑर्गेनिज्म जब उसे कंज्यूम करते हैं तो उनके अंदर कोई एलर्जिक रिएक्शन तो नहीं होते, कोई एलर्जी तो नहीं काज करेंगे। उसके बाद स्पेसिफिक कंपोनेंट थॉट टू हैव न्यूट्रिशनल और टॉक्सिक प्रॉपर्टीज, ऐसे कोई कंपोनेंट्स तो वो नहीं प्रोड्यूस कर रहा जिसकी न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज ना हो या वो टॉक्सिसिटी की प्रॉपर्टी रखता हो, तो ऐसा कोई कंपोनेंट उस फूड के अंदर प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए अगर आप उसको जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं। और जो जीन ऑफ इंटरेस्ट, स्टेबिलिटी ऑफ जीन ऑफ इंसर्टेड जीन, जो आपने उसमें इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट का एक जीन इंसर्ट किया हुआ है, वो स्टेबल रहना चाहिए, जिस पर्पज़ के लिए है सिर्फ उस पर्पज़ को ही परफॉर्म करे। ऐसे ना हो कि उसकी जेनेटिक मेकअप में जाने के बाद वो कुछ नई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करे, अनस्टेबल हो के वो कुछ ऐसी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करे जो या तो टॉक्सिसिटी क्रिएट करे या एलर्जी क्रिएट करे या ह्यूमन के अंदर पॉइजनिंग क्रिएट करे। तो किसी तरह की उस जीन की जो अनस्टेबल कंडीशन है वो ना आए, बल्कि वो स्टेबल ही रहे। ये ज़रूरी है उस फूड को मार्केट करने में अलाउ करने के लिए, सेल आउट करने के लिए। उसके बाद उसके न्यूट्रिशनल फैक्ट्स हैं कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो ऑर्गेनिज्म है, क्या उनके अंदर जो न्यूट्रिशन है कंपैरेटिवली कन्वेंशनल या ऑर्गेनिक जो फूड क्रॉप्स प्रोड्यूस हो रही हैं उनसे बेहतर होनी चाहिए। अगर वो बेहतर होंगी तो ही फार्मर उससे ग्रो करेगा और कंज्यूमर उससे कंज्यूम करेगा। सो न्यूट्रिशनल जो उसके इफेक्ट्स हैं वो जो कन्वेंशनल क्रॉप्स उनसे बेहतर होने चाहिए। अगर वो कन्वेंशनल क्रॉप्स उसके न्यूट्रिशनल जो फैक्ट्स हैं, इफेक्ट्स जो हैं, न्यूट्रिशन उतनी प्रोवाइड नहीं कर रहा, उससे कम न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, तो फिर जीएम फूड्स का कोई फ़ायदा नहीं है। वो उल्टा नुकसानदेह होगा, इकोनॉमिकली भी और हेल्थ के वाइज भी वो नुकसानदेह होगा। लास्ट इसमें आ जाता है एनी अनइंटेंडेड इफेक्ट विच कुड रिजल्ट फ्रॉम द जीन इंसर्शन, कोई ऐसा उसमें इफेक्ट ना हो जो जीन इंसर्शन के बाद, उस इंसर्ट करने के बाद जो रिसर्च से चेक ना किया गया हो कि उसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं प्रोड्यूस हो रही जो हार्मफुल होगी कंज्यूमर के लिए। तो किसी तरह का उसमें अनइंटेंडेड इफेक्ट उसका नहीं जाना चाहिए। उसके हर एस्पेक्ट को मार्केट में लॉन्च करने से पहले उस फूड क्रॉप को रिसर्च के थ्रू ज़रूर स्टडी कर लेना चाहिए कि उस जीन के वजह से कोई बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं आने वाली कम्युनिटी को, क्योंकि अगर वो कोई बैड इफेक्ट्स लेके आएगी तो वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आपको ये पिक्टोरियली नज़र आ रहा होगा कि जीएम फूड्स कैन बी गुड, कैन बी बैड। तो बेहतर कंजम्पशन और प्रोडक्शन के लिए वही जीएम फूड बेहतर होंगे जो अच्छे इम्पैक्ट रखेंगे, वो टॉक्सिसिटी नहीं होगी जिसमें, जो एलर्जिक रिएक्शन नहीं क्रिएट करेंगे, बेहतर न्यूट्रिशनल वैल्यू रखते होंगे, तो वही मार्केटेबल होंगे, वही ग्रो हो पाएंगे और कंज्यूमर भी उसे एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ में आती है, पब्लिक ओपिनियन जो है जीएम फूड से रिलेटेड वो कुछ वेरी करते हैं। बहुत सारे कंट्रीज़ में जेनेटिकली मॉडिफाइड जो ऑर्गेनिज्म है उनको एक्सेप्टेबिलिटी नहीं मिलती। सबसे पहली चीज़ ये टॉक्सिसिटी, कई लोगों का ख्याल है कि ये फूड में टॉक्सिसिटी क्रिएट करते हैं। ये टॉक्सिक जो सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करने की एबिलिटी जीएम फूड्स के अंदर होती है, ये ह्यूमन के अंदर डिफरेंट टाइप की डिजीज़ क्रिएट कर रही है, जिसकी वजह से लोग इसके अगेंस्ट हैं, इसकी प्रोडक्शन को के बिल्कुल अगेंस्ट हैं, वो उसकी प्रोडक्शन की फेवर में नहीं है। और उसकी वजह से लोग कई कंट्रीज़ में इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी होते हैं कई कंट्रीज़ में। और जीएमओस को, जैसे आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा, इवन के लोग कहते हैं कि इट काज डेथ, किलर है,
अब किलर दो वेज से है कि नेचुरल जो वराइटीज़ हैं उनको किल करता है, उनके अगेंस्ट जा रहा है। लोग अगर से जीएमओज ग्रो करना शुरू हो जाएंगे तो नेचुरल जो जीनेटिक मेकअप है उन क्रॉप्स का वो डिस्ट्रॉय हो रहा है और ह्यूमन हेल्थ के ऊपर उसके बैड इम्पैक्ट्स आ रहे हैं। सो उसके ऊपर लेजिस्लेशन के लिए लोग प्रोटेस्ट करते हैं और उनके अगेंस्ट लोग खड़े होते हैं। वर्ल्ड ओवर ऐसी कंपेन्स मौजूद हैं जो जीएम फूड्स के अगेंस्ट हैं, दो दे आर बेनिफिशियल, उनके बहुत सारे बेनिफिशियल इफेक्ट्स सामने आए हैं। पब्लिक ओपिनियंस इसलिए भी कि इसमें मल्टीपल जीन्स ऐड होते हैं और लोग इसके अगेंस्ट इसलिए हैं कि ये मल्टीपल जीन्स डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से आ सकते हैं, इवन कि एनिमल्स वगैरह से इंट्रोड्यूस हो रहे होते हैं। और एनिमल्स से जब ये जीन इंट्रोड्यूस होते हैं तो उसके एथनिक और रिलीजियस बहुत सारे ऐसे हर्डल्स हैं जो लोगों के लिए कंज्यूम करना प्रॉब्लमेटिक है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एक आ जाती है, जैसे मुस्लिम रिलीजन में पिग जो है उसको बिल्कुल भी कंजम्पशन अलाउ नहीं। अगर किसी क्रॉप के अंदर पिग से लिया हुआ जीन इंसर्ट किया हुआ है तो मुस्लिम रिलीजन में उसकी एक्सेप्टेबिलिटी है नहीं, लोग उसे नहीं अडॉप्ट कर पाएंगे। इसी तरह हिंदुइज्म में अगर देखा जाए तो कुछ लोग हिंदुइज्म में प्योरली मोस्टली पीपल प्योरली वेजिटेरियन हैं, वो मीट नहीं खाते। अगर एनिमल्स के जीन इंट्रोड्यूस करवाए जाएं तो उनके भी रिलीजियस जो एक नॉर्म्स हैं वो डिस्टर्ब होती हैं उन क्रॉप्स को कंज्यूम करने से। वो उन क्रॉप्स को कंज्यूम करने से कतराते हैं कि उनके जो रिलीजियस बिलीव्स हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। तो इस तरह के कंसेंसस डेवलप हो रहे हैं वर्ल्ड ओवर, जिसकी वजह से लोग इन जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के इन फूड्स के अगेंस्ट हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ स्लोगन्स यूरोपियन कंट्रीज़ में, अमेरिका में चल रहे हैं, तो कॉर्न है, कॉटन सीड ऑयल है या कैनोला ऑयल है, उनके अंदर ये जीएमओस प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो वो डिमांड करते हैं कि इनको लेबल किया जाए ताकि जो लोग अपनी चॉइस उसमें सामने रख सकें। वो अपनी कंजम्पशन के लिए अगर वो जीएमओ फूड कंज्यूम करना चाहते हैं तो वो परचेज़ करें, अगर वो नहीं करना चाहते तो वो ना उसे परचेज़ करें। सो जीएमओ जो हैं उन्हें हर हाल में लेबल करना चाहिए। अब लेबलिंग में दो चीज़ें हैं, एक तो जो प्रोडक्ट आ रही है उसके ऊपर मेंशन हो कि जीएमओ फूड है ये, दूसरा उसमें लेबल वो ये भी डिमांड लोग करते हैं कि उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाए कि इसका जेनेटिक मेकअप क्या है, कहाँ से जीन इसमें इंट्रोड्यूस हुआ है, कौन सी टाइप का जीन है, उस जीन का ओरिजिन क्या है, ताकि जो रिलीजियस या एथनिक जो उनकी वैल्यूज़ हैं वो डिस्टर्ब ना हो। अगर कोई ह्यूमन से जीन इंट्रोड्यूस हो रहा है किसी क्रॉप में तो बहुत सारे लोग उसे कंज्यूम नहीं करेंगे, वो उसे पसंद नहीं करेंगे। तो डिफरेंट टाइप के ओपिनियंस की वजह से जीएमओ फूड्स को इतना फेम हासिल नहीं है वर्ल्ड ओवर। जो वैराइटीज़ डेवलप होती हैं वो ट्रेडिशनल वे ऑफ ब्रीडिंग से डेवलप होती हैं और उनकी मार्केट की जाती है। जीएमओ फूड्स बहुत कम मार्केट होते हैं। पाकिस्तान में अभी तक सिर्फ कॉर्न आई है, मोनसेंटो, जैसे यहाँ मोनसेंटो के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा स्लोगन्स यहाँ पे आपको नज़र आ रहे थे, तो मोनसेंटो की तरफ से कॉर्न आई है। और जो बीटी कॉटन तो काफ़ी पुरानी है, वो मार्केट में मौजूद है। तो ये कुछ क्रॉप्स के अंदर ये जीन इंट्रोड्यूस हुए हैं जिनका को की एक्सेप्टेबिलिटी विद इन पाकिस्तान जो है बहुत कम है और वर्ल्ड ओवर भी इनकी एक्सेप्टेबिलिटी बहुत कम है। तो कुछ यूज़फुल रीडिंग्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक आर्टिकल है जो मेंशन किया हुआ है, इसको को एग्जिस्टेंस के को देखते हुए आप रीड कीजिएगा। और नीचे कुछ WHO का फूड सेफ्टी से रिलेटेड एक जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक मौजूद है इस लिंक में, इसको लाजमी विजिट कीजिएगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। और एक और मैं आपको यहाँ पे एंड में रिकमेंड मैं करना चाहूँगा, एक डॉक्यूमेंट्री रिकमेंड करना चाहूँगा, मस्ट वॉच में आपको कहा है, ये लाजमी देखिएगा। एक डॉक्यूमेंट्री है जो सीड्स की स्टोरी है बेसिकली, और ये फूड क्रॉप्स पे आती है, एग्रीकल्चरल क्रॉप्स या प्लांट साइंसेस से रिलेटेड है। और काफ़ी ये अवार्ड विनर डॉक्यूमेंट्री है। इसमें आपको जीएमओज़ के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेटिव पोर्शन एक मिलेगा जो इसके हाफ के बाद आता है, यानी कि 50% आप अगर ये डॉक्यूमेंट्री ओवर होने के बाद जीएमओ से रिलेटेड आता है एक छोटा सा पोर्शन, तो लाजमी देखिएगा। ये वर्थ वॉचिंग कह सकते हैं। इस मूवी के अंदर एस्टॉनिशिंग फैक्ट्स मौजूद हैं जो आप देखोगे तो आप इंजॉय करोगे इसे, और आपको काफ़ी सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी
जो इस वक्त ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल जो वेज हैं उनके अगेंस्ट जीएमओज का आना के अगेंस्ट लोग क्यों हैं, रीजंस क्या हैं उसके बिहाइंड। तो कि उसमें बहुत सारे सिग्निफिकेंस भी मौजूद हैं, लेकिन जो उसमें स्टोरी इसमें चलती है वो जो ओरिजिनल जो जीन बैंक है सीड का, उसको कैसे फार्मर्स प्रिजर्व करना चाहते हैं, वो क्यों इसके अगेंस्ट हैं। यहाँ तक आज हमारा लेक्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से फिर बात होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप इससे बारे में मुझसे ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।